हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की समीक्षा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भाषा में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके लिए विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के लिए एक ही स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारित करना अनुचित या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है। विद्यालय में विभिन्न स्तरों के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम होना अत्यंत आवश्यक है। इन विभिन्न स्तरों के लिए पृथक पृथक पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें उन विभिन्न उद्देश्यों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए जो कि हमें प्राप्त करने हैं। इसी के आधार पर हम माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की समीक्षा के विषय में देखेंगे। इस संबंध में विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें कि मत या फिर वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम मत क्या है। सबसे पहले प्रथम मत के विषय में देखेंगे या प्रथम वर्ग के विषय में देखेंगे। प्रथम वर्ग में वे विचारक सम्मिलित हैं जो यह मानते हैं कि संस्कृत भाषा अत्यंत नीरस एवं क्लिष्ट है। यह ब्राह्मणों की भाषा है। इसकी महत्ता केवल धार्मिक कर्मकांडों के सीखने भर के लिए है। आज ये अप्रचलित एवं मृत भाषा है। दैनिक जीवन में इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। अतः इसका अध्ययन अध्यापन करना मात्र समय को नष्ट करना। ये प्रथम वर्ग वाले लोग कहते हैं कि यह मत किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यदि इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि संस्कृत भी जन भाषा रही है। महर्षि यास्क द्वारा प्रणीत निरुक्त एवं प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो संस्कृत को जनभाषा सिद्ध करता है। यास्क ने इसे वैदिक संस्कृत से भिन्न जन साधारण में बोली जाने वाली भाषा कहा है। पाणिनि ने भी इसे भाषा की संज्ञा प्रदान की है। कात्यायन और पतंजलि के समय में भी ये साधारण जनता में प्रचलित होने लगी थी। आज भी यत्र तत्र इसका प्रयोग होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा 1957 यानी कि 1957 में मद्रास संस्कृत कॉलेज में दिए गए भाषण के अंश को उद्धृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था, संस्कृत भाषा अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है। द्रविड़ भाषाओं पर भी इसका प्रभाव है। आज भी भारत के विभिन्न भूभागों में पंडितों के मध्य संपर्क की ये सामान्य भाषा है और इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जीवित भाषा नहीं है। संस्कृत साहित्य का प्रभाव भारत में ही नहीं अपितु एशिया के अन्य भागों में भी है। संस्कृत ने हम भारतीय लोगों के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है जितना हम चेतन मस्तिष्क से जान नहीं पाते हैं। एक दृष्टि से संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय है, किंतु इसका उद्देश्य सार्वभौमिक रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति संस्कृति विशेष के अनुयायी नहीं थे वे भी इस भाषा के प्रति आकर्षित हुए थे, क्योंकि इसमें ऐसी सूक्तियाँ मिलती हैं, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सभी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यहाँ श्री प्रकाश वीर शास्त्री द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण की कतिपय पंक्तियों को बताना ठीक रहेगा। इन्होंने कहा था, जो लोग ये कहते हैं कि संस्कृत कभी भी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा नहीं थी, वे इतिहास को ही नहीं जानते हैं। अब हम देखेंगे द्वितीय मत। यहाँ पर हम देख रहे हैं द्वितीय मत। द्वितीय वर्ग या द्वितीय मत उन शिक्षाविदों का है जो पाठ्यक्रम में संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं जिनकी रुचि संस्कृत पढ़ने में है वे पढ़ें, और जो नहीं पढ़ना चाहते यानी कि जिन लोगों की रुचि नहीं है, जिन बच्चों की रुचि नहीं है, वे उन्हें संस्कृत जबरदस्ती क्यों पढ़ाई जाए। इस प्रकार इस मत के समर्थक संस्कृत के प्रति उदासीन भाव रखते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि संस्कृत को पाठ्यक्रम में गौड़ स्थान देकर भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति छात्रों को जागरूक नहीं बनाया जा सकता। तीसरा मत, अब हम देखेंगे तीसरा मत या तीसरा वर्ग। तृतीय वर्ग उन विद्वानों का है जो संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखने पर बल देते हैं
उनके मतानुसार संस्कृत को अतीत की भाषा कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने 1940 यानी कि 1940 को हरिजन जो पत्रिका है, हरिजन नामक पत्रिका में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था, मैं पूर्णतः मानता हूँ कि संस्कृत अध्ययन शोकजनक ढंग से उपेक्षित किया जा रहा है। मैं उस पीढ़ी से संबंधित हूँ जो प्राचीन भाषा के अध्ययन में बहुत पीछे है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा अध्ययन समय एवं प्रयत्न का नाश है। मेरा विश्वास है कि ऐसा करना आधुनिक भाषाओं के लिए उपयोगी है। भारत की किसी अन्य प्राचीन भाषा की अपेक्षा संस्कृत के संबंध में ऐसा कहना अधिक सत्य है। प्रत्येक राष्ट्रीय नागरिक को अपनी प्रांतीय भाषा को भलीभांति समझने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा संस्कृत अध्ययन अधिक उपयोगी है। अब उपयोगी इसलिए भी है क्योंकि हमारा ज्योतिष आदि सभी कुछ संस्कृत में है। 9 जून 1976 यानी कि 9 जून 1976 नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय में राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के भाषण को, जो दक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर संस्थान पूना में 3 जून 1976 को विश्वकोशीय शब्दकोश का विमोचन करते हुए प्रस्तुत किया, वह इस प्रकार था। स्कूल और कॉलेजों में संस्कृत अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसने न केवल हमारे ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाया, वरन इस देश को एक रखने में योग दिया है। राजनीतिक अलगाव के युग में भी संस्कृत ने अलग अलग इकाइयों को जोड़े रखा। संस्कृत किसी संप्रदाय विशेष की भाषा नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय की भाषा है और संस्कृत साहित्य में जनता को अपने इतिहास, विचार और परंपरा के अमर स्वरूप के दर्शन कराती है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में संस्कृत आयोग की स्थापना की गई थी। संस्कृत के अध्ययन के विषय में परामर्श देने के लिए भी आयोग की स्थापना हुई थी, जिसने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संस्कृत की महत्ता को देखते हुए इस भाषा को माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार को त्रिभाषा सूत्र में परिवर्तन करना पड़ेगा और उसमें संस्कृत के अध्ययन को अनिवार्य करना होगा। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भाषाओं के स्थान पर विचार करते हुए 4 प्रकार की योजनाएं प्रस्तुत की। वे योजना कौन सी हैं उसके विषय में भी अभी बताएंगे, जिसमें प्रथम योजना है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए अन्य आधुनिक भाषा, यदि दक्षिण की कोई भाषा हो तो अधिक अच्छा है। तीसरे पॉइंट पर देखा कि संस्कृत या कोई अन्य प्राचीन भाषा। और द्वितीय योजना में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, और चौथे नंबर पर यहाँ है संस्कृत। तृतीय योजना में यह द्वितीय योजना की भांति है, किंतु संस्कृत में परीक्षा में यानी कि संस्कृत प्रश्न पत्र ना हो और परीक्षा फल पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, किंतु विशेष योग्यता और छात्रवृत्ति के समय इस ओर ध्यान दिया जाए। आयोग ने इस योजना की स्तुति नहीं की, क्योंकि परीक्षा का विषय न होने के कारण ये निश्चित रूप से उपेक्षित ही हो जाएगी। अब हम देखेंगे चतुर्थ योजना। द्वितीय योजना में उल्लेखित जो प्रथम 3 भाषाएं संस्कृत के पाठ्यक्रम को मातृभाषा या हिंदी या दोनों के पाठ्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से अनिवार्यता पढ़ाया जाए और इस प्रकार के पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष से कम न हो। उत्तरोत्तर संस्कृत पर अधिक बल दिया जाए और इसमें पृथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संस्कृत आयोग के अतिरिक्त कतिपय अन्य विद्वानों ने भी संस्कृत शिक्षण की महत्ता को स्वीकार किया और अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता ने संस्कृत विश्व परिषद के षष्ठम अधिवेशन में कहा था, मैं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य बनाने के विचार से सहमत हूँ।
मुझे पूर्व निश्चय है कि जब तक कोई व्यक्ति संस्कृत को अच्छी तरह नहीं जानता वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में निपुण नहीं हो सकता। किंतु ये विडंबना ही कही जाएगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने और कालांतर में कोठारी आयोग ने भी संस्कृत के अध्ययन की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और इसे अरबी के विकल्प में वैकल्पिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। अब हम देखेंगे कि अवशिष्ट मत क्या है। लास्ट में पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान क्या हो, इस संदर्भ में दिया गया प्रथम मत सर्वथा अग्राह्य है, यानी कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। द्वितीय मत के समर्थक संस्कृत के प्रति उदासीन हैं। वे संस्कृत के प्रचार के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कि जो चाहें वे पढ़ लें और जो ना चाहें वे ना पढ़ें। दूसरे मत में अच्छाई ये है कि इसमें संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। और तीसरे मत संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाए जाने पर बल देता है। इसे अपनाने में कोई हानि नहीं है, किंतु भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में तृतीय मत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता। इसे अपनाने की स्थिति में छात्रों पर 4 भाषाओं यानी कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा अन्य भाषा, अंग्रेजी आदि और संस्कृत का अनावश्यक बोझ पड़ जाएगा जो व्यावहारिक नहीं होगा। ऐसे मतानुसार माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत का स्थान 2 रूपों में होना चाहिए। प्रथम अनिवार्य संस्कृत और द्वितीय वैकल्पिक संस्कृत। अनिवार्य संस्कृत में साहित्य पर बल न देकर केवल भाषा सीखने, रचना करने के लिए प्रेरित किया जाए। संस्कृत का एक अलग प्रश्न पत्र हो जिसका परीक्षा फल पर प्रभाव न पड़े तथा जिसमें उत्तीर्ण होना भी आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक संस्कृत शिक्षण की व्यवस्था भी की जाए। यदि साहित्येतर शिक्षण, वाणिज्य, कृषि आदि को पढ़ने वाले छात्र भी वैकल्पिक संस्कृत पढ़ना चाहें तो उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें उच्च भाषा, साहित्य एवं व्याकरण का ज्ञान समाहित किया जाए। साथ ही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया जाए। वस्तुतः संस्कृत भाषा कोई साल विषय नहीं है कि बिना साधना के इसे ग्रहण किया जा सके। इसका व्याकरण भी अपेक्षाकृत विशिष्ट है, अतः वैकल्पिक विषय के रूप में ही इस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक भारत को एकता के सूत्र में बांधने पर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समझने की बात है, ये अनिवार्य संस्कृत के प्रबंध से प्राप्त हो सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।